दो चीज़ें होती हैं, एक ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है और एक ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है, जैसा अभी सर ने कहा था, ठीक है। अच्छा, उसमें ये होता है कि जो आप फूड एलर्जी टेस्ट कर रहे होते हैं उसमें ग्लूटेन से आप नेगेटिव आ रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे आपकी बॉडी में ग्लूटेन सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है, अच्छा मोस्टली उस वक्त स्टार्ट हो रही होती है जब बच्चा जो है वो टीन एज में जा रहा होता है, 15 से लेकर 19 तक के। तो इस एज में आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इस सेंसिटिविटी का ताल्लुक मोस्टली जेनेटिकली होता है कि आपकी फैमिली में पीछे किसी को ग्लूटेन एलर्जी है, मदर, फादर, दादा, दादी। सुबह स्कूल कॉलेज आती थी, कभी हमें पराठा खिला के भेजती, मेरे पेट में दर्द रहता था। तो वो सेंसिटिविटी, आप वॉमिट नहीं करते होंगे, डाइजेस्ट हो जाता है फिर 2-3 घंटे, तो वो सेंसिटिविटी डेवलप होना शुरू हो गई। तो सेंसिटिविटी जब स्टार्ट हो रही होती है ना, उस इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जब टेस्ट हो रहा है फूड एलर्जी टेस्ट, उसमें आप ग्लूटेन की एलर्जी आपको शो करे, क्योंकि जस्ट सेंसिटिविटी स्टार्ट हुई है। लेकिन आप जब दूसरी चीज़ें करवा रहे होते हैं, दूसरे ब्लड टेस्ट करवा रहे होते हैं, तो फेरेटिन आपका कम आता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन इफेक्ट हो रही होती है। B12, विटामिन डी, T3, TSH, ये सारी चीज़ें डी रेंज आएंगी। डॉक्टर, स्किन से कैसे पता चलता है कि आप ये जो स्किन थिन आउट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, आपको सेंसिटिविटी फील होती है और स्किन थिन आउट होना शुरू हो जाती है। आप नॉर्मली, आपका गर्मी का वेदर है लेकिन आपको सर्दी महसूस हो रही है। आपके पास जो वैसे जो पेशेंट्स आते हैं जो स्किन रिलेटेड, जिनको फूड एलर्जीज होती हैं, वो ज्यादा कौन कौन से फूड बताते हैं? अच्छा देखिए, फूड डिफरेंट, वो आपको डिपेंड करता है कि किस चीज़ से आपको एलर्जी हो रही है, ठीक है। मोस्टली जो है वो आपको खाना जब आप खा रहे होते हैं, दाल से भी होगी, चावल से भी होगी, हर चीज़ से होती है। अगर आप ग्लूटेन वो हैं, आप एलर्जी और सेंसिटिविटी शुरू हो गई है, तो आपको चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही होती हैं, आप खाते हैं और जब तक के वो या तो आप लूज मोशन या वॉमिटिंग के उसमें नहीं कर देते, आप डिस्कम्फर्ट लेवल रहता है आपका। जब आप बिल्कुल जो है वो पुप आउट कर देंगे, सारा आपका निकल जाएगा, तो फिर पेशेंट कंफर्टेबल फील करता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हम जो है वो टेस्ट कराते हैं और फिर टेस्ट कराने के बाद अगर उसमें भी ग्लूटेन नहीं आ रहा होता और आपके सारे ब्लड लेवल्स नॉर्मल होते हैं, तो मैं ये करती हूँ कि आप ग्लूटेन की डाइट को रिस्ट्रिक्ट करके देखें, फूड एलिमिनेशन करके देखें। जैसे लेकिन जैसे मैं जिस स्किन का पूछना चाह रही हूँ, ये जो पीनट है, मैं पीनट आपके चेहरे पे आ जाता है, वो कैसे, वो मैं उस स्किन रिलेटेड पूछना, उसमें ये है कि आपकी बॉडी में जो है, जैसा अभी मैंने बताया था, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है ना, तो जैसे मैं पीनट से एलर्जिक हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने जो है वो करवाई हुई है, वैक्सीनेशन समझ लें करवाई हुई है, जिसको कहते हैं वैक्सीनेशन भी होती है। आप एंटीजन आप बिल्कुल लगवा लें, लेकिन उसकी एक लाइफ होती है ना, ठीक है। तो मैंने करवाई थी आज से तकरीबन 15 ईयर्स 20 ईयर्स बैक, ठीक। तो अब जो है मुझे इनसेंसिटिविटी शुरू हो गई है। आई एम नॉट एलर्जिक, मैं आज खा सकती हूँ थोड़े बहुत 4-5, लेकिन अगर मैं कल खाऊंगी, परसों खाऊंगी, देन आई विल गेट अर्टिकेरिया, सीवियर अर्टिकेरिया। को कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। इसको आहिस्ते आहिस्ते जो है वो थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि एलर्जी जब होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम, चाहे वो डिलेड टाइप वाला हो या इमीडिएट टाइप वाला हो, इमीडिएट टाइप के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स इन्वॉल्व होंगे और उसी वक्त आपको जो एक ख़ास मैं बताना चाहूँगा, ये ऐसा समझिए कि हाइपर सेंसिटिविटी है कि आपकी ये बॉडी उसको हाइपर सेंसिटाइज कर रही है, जिसकी बेसिस के ऊपर ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शुरू होता है और उसकी रिएक्शन की वजह से आपको जो सबसे पहले आपको दिखने को मिलेगा वो आपके होंठ सूजेंगे, आपको चॉकिंग शुरू हो जाएगी, सांस घुट रहा होगा, आपको स्नीजिंग शुरू हो सकती है, आपको एंजियो एडिमा कहते हैं हम, कि आंखों के गिर्द आपको स्वेलिंग शुरू हो जाएगी, रैशेस पड़ जाएंगे, हीव्स जिसे कहें कि ददोड़े पड़ जाना, दाफड़ पड़ जाना, ये सब कुछ शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया इमीडिएट। इसके बाद डिलेड होता है कि आपको 2 घंटे 3 घंटे के बाद हो रहा है इसी तरह का रिएक्शन, वो उसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके इन्वॉल्व नहीं होते। तो पहले समझिए कि आपका जो भी एलर्जी है, इट इज़ अ हाइपर सेंसिटिविटी। हम भी सेंसिटिव हो सकते हैं किसी भी चीज़ से, वो चिढ़ जाना है बॉडी का, वो हाइपर सेंसिटिव है, वो ज़्यादा रिएक्ट करना है बॉडी का, और उस रिएक्शन के अंदर जो हमारी हिस्टामिन है उसने रिलीज़ हो जाना है, उसमें उसकी वजह से आगे बढ़कर एनाफाइलेक्टिक शॉक कहलाता है, जो इंसान की जान ले लेता है। वो मक्खी के कांटे की वजह से भी हो सकता है, वो आपके मक्खी के कांटे से मुराद है शहद की मक्खी के कांटे की वजह से, वो आपके अंडा भी हो सकता है, वो आपका मिल्क भी हो सकता है, वो आपका दूसरे फिश भी हो सकती है, लोबस्टर हो सकता है, आपका जो है झींगा हो सकता है, आपका पीनट हो सकता है।
तो आपने ये समझना है कि आपकी जो रिएक्शन है, अगर वो इमीडिएट वाला है, एनाफाइलेक्सिस वाला है, जो इस तरह हो रहा है, तो उसकी आपने ट्रीटमेंट डॉक्टर से लेनी है। इसके लिए इवन कि कुछ इंजेक्शंस आ गए हैं जो इपिनेफ्रिन के होते हैं, जो ऑटो डोज कैलकुलेटेड होते हैं, वो खुद लगा लिए जाते हैं। जिनको होती है उनको डॉक्टर बता देते हैं। जिस तरह इंसुलिन का इंजेक्शन होता है, इस तरह का होता है और लगाना होता है। अदरवाइज वो जान ले लेता है, आदमी को मार देता है। और दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझने की है कि अगर आपको एलर्जी की बात कर रहे हैं, रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन किसी एक चीज से एक बार हुआ है तो नेक्स्ट टाइम उससे मल्टीप्लाई होकर होगा, थर्ड टाइम उससे और ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। इस लेवल पे हिट किया तो कल क्लास को आपको बड़े लेवल पे हिट। सर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं ऐड ये करूंगा कि सर ने जिस तरह बताया, इन अलामात में नंबर 1, अगर हम क्लिनिक में बैठे हैं या आपके घर में कहीं किसी को होता है, तो मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको इस तरह करूंगा कि आपने घर में किसी बच्चे बैठे हैं, सबने खाना खाया, शुरू किस तरह होगा? सबसे पहले आसान लफ्ज़ों में जिस तरह खारिश होना शुरू होगा। पहले खारिश होना शुरू होगा, मुंह के अतराफ में टिंगलिंग होना, ऐसे बच्चा के कुछ सनसनाहट महसूस हो रही है, या आवाज़ थोड़ी सी गहरी होना शुरू हुई, थोड़ी सी खड़खड़ाहट की आवाज़ शुरू हुई, ठीक है, खांसी शुरू हुई, या अचानक से जो है सांस लेने में दिक्कत शुरू हुई, फिर मुंह सूजना शुरू हुआ, इस तरह की अलामत शुरू हो, आप बैठे ना रहें, फ़ौरन से डॉक्टर की तरफ भागें, एमरजेंसी की तरफ भागें। फिर लाल होना शुरू होगा पेशेंट, या धदौड़े पड़ना शुरू होंगे जिस तरह सर ने बताया। इस तरह तमाम अलामत शुरू होंगी, उल्टियाँ लगेंगी या जुलाब शुरू होंगे या दस्त शुरू होंगे। ये अगर शुरू होता है और अचानक शुरू होता है तो समझिए कि वायरल बुखार नहीं है, समझिए कि ये एलर्जी है, और ये फूड एलर्जी है या कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बॉडी में हुआ है। क्योंकि हम एंटीजन एंटीबॉडी कह रहे हैं तो हमारे 99% लोग समझ नहीं रहे होंगे इस चीज को। जी बिल्कुल, ठीक है ना, क्योंकि उर्फ आम हम समझ रहे हैं, लोग नहीं समझ रहे, ठीक है ना। ये एलर्जी है, बस बेसिकली एलर्जी है। हम एक उर्फ आम चीज़ में, कॉमन चीज़ में कह रहे हैं कि भाई ये जो है एलर्जी है। आपको अगर रेडनेस या सुर्खी माइल चीज़ें हो रही हैं, दौरे हो रहे हैं, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। उसका काम है क्या ना, सर ने बताया कि जिस तरह लोगों के पास पेन होती है इंसुलिन की तरह, उसको हम कहते हैं एपीपेन, ठीक है। वो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मिलती नहीं है, तो इसलिए डॉक्टर के पास आप जाएं, वहाँ वो मौजूद होगी, या एड्रेनालिन आप लें, फटाफट वो लगाएगा। या आपको अगर आप घर पे क्या कर सकते हैं, कोई छोटी एंटी एलर्जी की गोली खाएं और भागें, ठीक है। वो एंटी एलर्जी गोली मिल जाती है उर्फ़े आम में, कोई भी छोटी मोटी एंटी एलर्जी की गोली मिल जाती है, वो लें, और आपके घर में होती है वो खिलाएं, और उसको लेके फौरन डॉक्टर के पास जाएं। मैं सर आपसे पूछूंगी, ओपीडी में जो आपके पास बच्चे आते हैं वो किस हालत में, कौन से फूड से ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है? लेकिन मेरे साथ कॉल मौजूद है मिसेज जैदी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मिसेज जैदी बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मिसेज जैदी, आप क्या पूछना चाहेंगी? जी, मैं आपसे भी पूछना चाह रही हूँ, मेरी बेटी सईदा आयशा हैं और उनके एज इस पर 20 ईयर्स है। लेकिन जब वो किचन में काम करती हैं, प्याज काटती हैं या टमाटर काटती हैं, तो उनके हाथों पर एलर्जिक हो जाती है। अच्छा। और ऐसी एलर्जिक होती है कि वो बाद में उनको खारिश होना शुरू हो जाती है, और वो उस पर ना कोई भी किसी चीज का वो इंसेक्ट लगता है तो वो फोन एलर्जिक होना शुरू होती है, और हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, रेड हो जाते हैं, और उसके बाद छोटे छोटे से बारी बारी से दाने निकल के आ जाते हैं। फिर वो खारिश करना शुरू कर देती हैं। अदरवाइज फिर सेकंड डे वो काम ही नहीं कर पाती हैं। मम्मा मेरे हाथ में इस तरह एलर्जी हो रही है, मैं क्या करूँ? फिर मैं काम छुड़ा देती हूँ, कभी पॉलीफैक्स लगा देती हूँ, कभी डब्ल्यूवेट लगा देती हूँ, तो उनको आराम हो जाता है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नहीं ठीक हो पाता उनका। फिर सेकंड डे को काम करती हैं, थर्ड डे काम करती हैं, फिर ये प्रॉब्लम उनके साथ आता है। क्या करूँ मैं? डॉक्टर बतूल। अच्छा देखिए, ये मोस्टली बहुत कॉमन है यहाँ पर तो, और इसमें जो है आप गार्लिक से और अनियन से एलर्जी होती है, क्योंकि उसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो बाद लोग सल्फर एलर्जिक होते हैं। तो इस वजह से जो है जब वो कांटेक्ट में आता है तो बेहतरीन सोल्यूशन क्या है? प्रिवेंशन। आप ग्लव्स पहन के काम करें, ठीक है। उसके अलावा ये कि आप कोई इमोलिएंट लगा लें, कोई भी अच्छी सी जो है, कोई भी चिकना, कुछ नहीं आपके पास तेल ही पड़ा हुआ है, आप तेल लगाकर जो है फिर कांटेक्ट करें। तो ये पहले तो सेफ्टी मेजर ये होगा आपके। फिर डाइट में वो चीज़ें लें जो कि आपकी विटामिन सी रिच हो। इट प्लेज अ बिग रोल। विटामिन सी इस वक्त ऐसी है कि डर्माटाइटिस, एक्जिमा के पेशेंट, ये जिस तरह ये एक्जिमा की ही कंडीशन होती है, डर्माटाइटिस जिसको कहते हैं, तो उसमें विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल है। बाकी ये कि मेडिसिन जैसे ये लो पोटेंसी स्टेरॉइड लगा लेती हैं तो इससे इनको फ़र्क पड़ जाता है। प्रिवेंटिव ये है कि विटामिन सी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें। सल्फर एलर्जी है वो इनकी बॉडी में ही होगी बेसिकली इस वजह से, तो आप प्रिवेंटिव मेजर ये कर सकते हैं, आपने तेल लगाया और फिर आपने कांटेक्ट किया।
सही, ठीक है। अच्छा जी, मैं अफीफ़ा जो हमारे साथ लाहौर से गायनेकोलॉजिस्ट है, अफीफ़ा मुझे बताएं छोटे छोटे बच्चों को किन चीज़ से, किन फूड से ज़्यादा एलर्जी हो सकती है? मैं उस टाइम की बात करी जब ठीक है, एक तो माँ का दूध हमने बच्चे को दिया, या फिर माँ का दूध अगर उसके लिए सफिशेंट नहीं है, हमने उसको डब्बे का दूध भी दे दिया, और जब वो खाना शुरू करते हैं तो क्या चीज़ें बच्चे के लिए खौफनाक साबित हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होता उसको तो हम दूध ही देते हैं। अब दूध से जो एलर्जी होती है वो बेसिकली एलर्जी इस फॉर्म में होती है कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। अब हो सकता है आम लोगों को मेरी ये बात समझ में ना आए, तो मैं उनके लिए बताती हूँ कि जो दूध होता है ना, उसमें लैक्टोज बहुत ज़्यादा होता है। तो जब ये हमारी बॉडी में जाता है कि एंजाइम होता है, एक ऐसा मवाद होता है जो इसको डिज़ोल्व करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, उसको हम लैक्टेज़ कहते हैं। और जब ये लैक्टेज़ नहीं होता, जो छोटे बच्चों में बहुत कॉमन होता है, तो उसकी वजह से उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, दूध उनको हज़म नहीं होता। ये एक लैक्टोज इंटॉलरेंस है जो बच्चों के अंदर बहुत देखने को मिलता है। उसके अलावा वी ऑल्सो हैव सीलिएक डिजीज़, और ये वही डिजीज़ है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे कि ग्लूटेन, यानी कि जो आपका वीट होता है, जो आम आटा इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर ये ग्लूटेन होता है, जिसकी वजह से आपका जो बॉडी होता है उसके ख़िलाफ़ ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाती है जो आम लोगों के अंदर, जिनके अंदर बीमारी नहीं होती, वो नहीं होती। तो दीज आर द 2 थिंग्स जो हमें बच्चों के अंदर स्पेशली देखने को मिलती हैं। उसके बाद जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो फूड एलर्जीज़ की और टाइप्स होती हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, बट दीज आर द कॉमन वंस। उसके अलावा मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगी कि लोगों को लगता होगा कि फूड एलर्जी है, थोड़ा सा स्किन रैश होगा और क्या होगा, बट द थिंग इज़ कि आपको स्किन रैश नज़र आता है कि हमारा थोड़ा सा स्वेलिंग हो गई, स्किन पे रेडनेस हो गई, बट यू डोंट नो कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो आपकी सांस की नाली होती है, जब इस आपकी एलर्जी की वजह से उसके अंदर स्वेलिंग होती है तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना मुतासर होता है कि आप सांस नहीं ले पाते हो, एंड दिस कैन बी फैटल। मिनट्स के अंदर आपकी डेथ हो सकती है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये क्या एलर्जीज माओ से भी बच्चों में ट्रांसफर हो सकती है? मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं में जाइएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।